आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार आपके इस अपने वन स्टेप ऑनलाइन क्लास चैनल पर। और अभी जो साइंस का जो वीडियो अपलोड पिछला बार भी हुआ है, जिसमें हम पढ़े थे जीवों का वर्गीकरण, और साथ साथ उसके दूसरे भाग में हम लोग देखे थे कि संघ मोटोजोआ के जो प्रमुख उपसंघ है, जो प्रमुख संघ है, उपसंघ है, उसके बारे में चर्चा किए थे। और आज हम लोग जानेंगे कि पादप जगत के बारे में, जो पादप जगत है और पादप जगत में कौन कौन सा जो है वर्गीकरण किया गया पादप जगत का, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग यह टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनते ही बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप मिस नहीं कीजिए और ज़रूर अपने कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूर इसको देखिए। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखेंगे पादप जगत। देखिए, पादप जगत में मुख्य रूप से पादप जगत यानी वनस्पति जगत का पिता जो है थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। तो हम यहाँ इस चीज को नोट कर लेंगे। वनस्पति जगत का पिता थियोफ्रेस्टस। पुस्तक कौन है इनकी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब आइए, इस पादप जगत को जो वर्गीकरण किया गया, बांटा गया, वह 3 भागों में। थैलोफाइटा, दूसरा हमारा आता है ब्रायोफाइटा, और तीसरा हम लोग देखेंगे ट्रैकियोफाइटा। चलिए, यहाँ पर जो पादप जगत का जो वर्गीकरण किया गया मुख्य रूप से 3 भाग में, एक थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा ट्रैकियोफाइटा। यह मुख्य रूप से जलीय है, जलीय पादप। इसे ब्रायोफाइटा को उभयचर पादप कहा जाता है, उभयचर समूह, जल और स्थल दोनों जगह पर। ट्रैकियोफाइटा स्थलीय पादप। इस ट्रैकियोफाइटम को हम लोग फिर बांटते हैं 3 भाग में। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म। यानी ट्रैकियोफाइटा को भी हम 3 भाग में कर लिए, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब हम लोग बारी बारी से इस पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि थैलोफाइटा का क्या विशेषता होता है। तो थैलोफाइटा का जो विशेषता होता है कि इसका विकास जो होता है वह थैलस से होता है, यानी कहा जाए तो यह एक कोशिकीय होता है, इसका विकास थैलस से होता है। इस समूह के पादप का विकास थैलस से होता है।
मुख्यतः इसमें शैवाल आते हैं। अब इसका विकास जो है वह थैलस से होता है, और यह थैलस से होता है। ध्यान ये भी रखना है कि यह जो है इसमें कौन आता है, तो इसमें शैवाल आता है। अब शैवाल का भाई उपयोग क्या है, तो शैवाल का बहुत सा उपयोग होता है, चाहे वह हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हो, हमारे भोजन के रूप में भी शैवाल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे प्रयोगशाला लैब वगैरह में भी शैवाल का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि शैवाल का उपयोग हमारे खाने के नमक में आयोडीन बनाने में भी जो है शैवाल का उपयोग किया जाता है। तो पहले जानेंगे कि शैवाल तो मुख्य रूप से एककोशिकीय होता है और यह भी जलीय पादप है। अब बात यह उठती है कि आर्थिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण शैवाल है, तो किन किन शैवाल को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो भोज्य पदार्थ के रूप में खाने वाला में कह सकते हैं भोज्य शैवाल, जिन शैवालों को खाया जाता है। तो वह कौन कौन शैवाल है जिनका उपयोग खाने में किया जाता है, तो इसमें आपको कुछ नाम जानकारी जरूरी है। जैसे पोड़ी, अलवा, पोड़ी और अलवा शैवाल ये भी खाया जाता है। नौस्टक, अम्बलिकस, ये शैवाल है। अब यहाँ पर ये जो है पोड़ी है और अलवा है, इसको जापान में खाया जाता है। कहाँ पर? जापान में। तो जापान में जो है पोड़ीफाइरा है ना, पोड़ीफाइरा कह सकते हैं, पोड़ीफाइरा शैवाल को। अब और आलवा, इस शैवाल को जापान में खाया जाता है। नौस्टक को जो है चीन में खाया जाता है, चीन में। और अम्बलिकस को जो है ये खाया जाता है भारत में। तो यहाँ पर आपको एक क्लियर हुआ कि कौन कौन सा शैवाल में कहाँ शैवाल का उपयोग कुछ मतलब खाने में होता है। तो पोड़ीफाइरा शैवाल या अलवा शैवाल को जापान में, नौस्टक को चीन में, अम्बलिकस को भारत में। अब शैवाल का उपयोग प्रयोगशाला में कहाँ होता है, तो एगार का नाम सुने होंगे। एगार एक शैवाल ही होता है जो लिटमस बनाने का काम आता है। लिटमस पत्र हम लोग विज्ञान के क्लास में पढ़ते हैं। लिटमस पत्र जो अम्ल को क्षार या क्षार को अम्ल में जो बताता है, विशेषता बताता है। लिटमस पत्र के द्वारा ही हम अम्ल की और क्षार की पहचान करते हैं। तो यह जो है प्रयोगशाला में अगार का प्रयोग होता है, ये भी शैवाल है। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे, प्रयोगशाला में प्रयुक्त शैवाल क्या है? अगार। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रयोगशाला में जो प्रयोग में लाए जाने वाला सवाल है वो कौन है? अगार है, पूछा भी जा चुका है। दूसरा, आयोडीन के रूप में, जो आयोडीन के रूप में होता है, आयोडीन के रूप में लिमेनेरिया। तो आयोडीन के रूप में प्रयुक्त होने वाला कौन सवाल है? लिमेनेरिया है। लिमेनेरिया का प्रयोग आयोडीन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा शैवाल का उपयोग जो है ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो एस्फेगनम, बहुत बड़ा एस्फेगनम का उपयोग, एस्फेगनम एक शैवाल है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे
ईंधन के रूप में एस्फेगनम। अब एस्फेगनम का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। अब उसके अलावा शैवाल जो है, यह एस्फेगनम को आपको थोड़ा सा विशेषता इसको बता देते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो विश्व युद्ध के बाद जो है माने कॉटन बहुत कम पड़ गए थे, तो कॉटन यानी रुई की कम पड़ गया था, तो वहाँ पर घावों को मरहम पट्टी करने के लिए एस्फेगनम का उपयोग किया गया था। तो शैवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। तो शैवाल है क्या? तो वह थैलोफाइटा समूह का पादप है। बहुत आसान सी बात समझना है कि थैलोफाइटा समूह का पादप कौन है? तो शैवाल है। इस समूह के पादप का विकास किससे होता है? थैलस से होता है। मुख्यतः शैवाल जो खाने वाला शैवाल है कौन कौन है? पोरीफायरा शैवाल, अल्वा शैवाल, नॉस्टक। तो पोरीफायरा और अल्वा जापान में खाया जाता है। नॉस्टक कहाँ खाया जाता है? चीन में खाया जाता है। अम्बिलिकस कहाँ खाया जाता है? तो भारत में खाया जाता है। कुछ शैवाल का प्रयोग प्रयोगशाला में होता है। तो प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला शैवाल कौन है? अगार और अगार है। आयोडीन के रूप में प्रयुक्त होने का सवाल है, तो आयोडीन के रूप में प्रयुक्त होने सवाल लिमिनेरिया सवाल है। और ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने सवाल कौन है? तो एस्फेगनम है। और एस्फेगनम का उपयोग कॉटरी के रूप में भी किया गया है। अब कुछ शैवाल का उपयोग जो है हमारे कृषि कार्य में भी होता है। तो कृषि कार्य में जो शैवाल उपयोग होता है उनको जानेंगे। तो कृषि कार्य में उपयोग में आने वाला शैवाल कृषि कार्य में उर्वरक के रूप में इसको ध्यान रखना है, पूछा हुआ है। नील हरित शैवाल और एजोला, इसका प्रयोग जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है। ये नील हरित शैवाल है ना, इसका उपयोग ऑलरेडी जो है जैविक खेती का नाम आप सुनते होंगे। तो जैविक खेती जब होगा तो जैविक खेती में हम कह सकते हैं जो रासायनिक होता है, केमिकल उर्वरक होंगे, उसको जो है उसके जगह पर किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। अब नील हरित शैवाल जो है जैविक खेती के रूप में कहता है। ईंधन के रूप में हुआ एस्फेगनम। आयोडीन के रूप में हमको याद रखना है लिमिनेरिया शैवाल। और खाने के रूप में ये हुआ। तो यह जो है शैवाल का प्रमुख कुछ उपयोग है। अब हम लोग देखेंगे कि शैवाल का जो वर्गीकरण करेंगे कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं। तो शैवाल का जो है रंग के आधार पर और उसमें जो खाद्य पदार्थ जो संचित रहता है उसके आधार पर शैवाल का वर्गीकरण किया जाता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और इसको हम मिटाकर अब हम जो है दूसरे जो शैवाल का वर्गीकरण करेंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं शैवालों का वर्गीकरण में। शैवाल का वर्गीकरण। पहला क्लोरोफाइसी या हरा शैवाल होता है। हरे शैवाल को क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी। रोडोफाइसी लाल शैवाल है, को रोडोफाइसी कहते हैं। तीसरा
फियोफाइसी, भूरा शैवाल है। चौथा ज़ैंथोफाइसी, यह पीला शैवाल है। ब्रेसिलियोफाइसी, यह हमारा सुनहला शैवाल है। छठा साइनोफाइसी, नीला शैवाल। ये वाला जो क्वेश्चंस है क्लोरोफाइसी, यह बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है 2017 में कि कौन सा शैवाल को हरा शैवाल कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया था और उसमें आपको चुनना था कि किस शैवाल को हरा शैवाल कहते हैं। तो आपका अगर आप इसको देखे होंगे या समझ लिए होंगे तो आसान टिक पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं, क्लोरोफाइसी होगा। लाल शैवाल, इस शैवाल रोडोफाइसी कहते हैं और लाल शैवाल के नाम पर ही लाल सागर का नाम पड़ा है। ये भी चीज़ आपको जानना होगा कि जो लाल सागर नाम है वह लाल शैवाल के कारण रहता है। उस समुद्र में लाल रोडोफाइसी समूह के जो शैवाल है वह ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़ैंथोफाइसी याद रखना है, पीला शैवाल है। ब्रेसिलियोफाइसी सुनहला शैवाल है। साइनोफाइसी नीला शैवाल है। और शैवालों में जो खाना होता है, भोजन होता है, वो क्या होता है? स्टार्च और वासा होता है। स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है और वासा के रूप में प्राप्त होता है शैवालों में। उसके अलावा हम शैवालों को यह देखते हैं कि जो शैवाल होता है वह शैवाल का उपयोग कई जगह पर महत्वपूर्ण होता है। तो शैवाल से संबंधित आपके जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो वह छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार का हो। शैवाल के बारे में एक पूरा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि शैवाल क्या होता है, तो एक कोशिकीय समूह में आता है और थैलोफाइटा में आता है। अब हम आगे आएंगे ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा के बारे में हम लोग देखेंगे कि ब्रायोफाइटा क्या होता है और ब्रायोफाइटा समूह के जो पादप होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है। और उसके अलावा ट्रैक्योफाइटा जो स्थल पर सबसे अधिक उपजते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यह अगले क्लास में हम लोग ब्रायोफाइटा और ट्रैक्योफाइटा, इस पर ट्रैक्योफाइटा में हम लोग जानेंगे कि एक होता है अनावृत बीजी, दूसरा होता है आवृत बीजी। आवृत बीजी में हम जो है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का चर्चा करेंगे। और बहुत आसान होता है कि एक बीजपत्री कौन होता है और द्विबीजपत्री कौन होता है। तो सिंपल सा और एक छोटा सा वो भी क्लास होगा जिसमें हम लोग यह चर्चा करेंगे कि एक बीजपत्री फसल कौन होता है और द्विबीजपत्री पादप कौन होता है। तो वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं और वह कॉन्सेप्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। तो अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे अगले जो है ब्रायोफाइटा और ट्रैक्योफाइटा के अंतर्गत आने वाले पादप को। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए और साथ ही साथ आपके जो है शेयर कीजिए और हमारे जो बेल आइकन है उस बटन को भी दबाइए। और हमारे जो अगर इसमें हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उनको आप जो है लिंक पर जाइए और बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जैसे हमने यहाँ पर पॉलिटी का भी क्लास ले रहा हूँ, साथ साथ जो है साइंस के अलावा हमारे पास हिस्ट्री का भी क्लास है, ज्योग्राफी का क्लास है, उन वीडियो को भी देखिए। तो आप सभी का इसी बातों के साथ धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।